नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज की खबरें सिर्फ सुर्खियां नहीं, बल्कि ये वो सवाल हैं जिनके जवाब सत्ता के गलियारे से लेकर सड़क तक गूंज रहे हैं। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे लखनऊ में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल की, मिनी बांग्लादेश बनते बंगाल की और भारत की न्याय व्यवस्था पर उठते सवाल की। साथ ही अंत में बात होगी सदन में सीएम योगी के दिए दमदार भाषण की। लेकिन इन तमाम बड़ी खबरों से पहले चलिए एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचे, राष्ट्र प्रेरणा स्थल का किया लोकार्पण। हमारी सरकार ने गिराई 370 की दीवार, प्रेरणा स्थल पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन का बड़ा फैसला, वीआईपी प्रोटोकॉल और स्पर्श दर्शन पर रोक। गुजरात विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने दिया इस्तीफा, काम के बढ़ते बोझ को बताया वजह। ग्रेटर नोएडा में युवक ने बार में फ्लोर से कूदकर की आत्महत्या, मौके पर हुई मौत। अटल जी का विराट व्यक्तित्व राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत, बोले सीएम योगी। बांग्लादेश हिंसा के बीच यूनुसुफ को झटका, गृह मंत्रालय के विशेष सहायक ने दिया इस्तीफा। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। क्रिसमस के दिन सोने चांदी ने बनाया रिकॉर्ड, 1,38,940 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत जारी, कुवैतरा अंतरिक्ष सहयोग को बताया अहम मोड़। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करेंगे अपने पहले मुद्दे के बारे में। आज देश की राजनीति और राजधानी लखनऊ के इतिहास में एक और बड़ा अध्याय जुड़ गया। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल राष्ट्र और लखनऊ वासियों को समर्पित किया। यह सिर्फ एक पार्क नहीं बल्कि भारतीय राष्ट्रवाद की विचारधारा को समर्पित एक भव्य स्मारक है, जहां एक साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी दिखाई देंगे। सहयोग देखिए, आज ही अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती है और इसी दिन उनकी कर्म भूमि लखनऊ को ये ऐतिहासिक सौगात मिल रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि लखनऊ में हर सरकार ने अपने विचार और अपने नेताओं की स्मृति में कौन कौन से भव्य पार्क बनाए। समाजवादी सरकार, बसपा सरकार और अब भाजपा की सरकार, तीनों के दौर में बने इन स्मारकों की क्या है खासियत और इनको बनाने में कितनी लागत लगी, आइए आपको इस रिपोर्ट में पूरी कहानी दिखाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। ये पार्क 65 एकड़ में फैला हुआ है और इसका आकर्षण का केंद्र 3 मूर्तियां हैं जो 65 फुट ऊंची हैं। इन मूर्तियों में अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाएं शामिल हैं। पूरे पार्क का आकार कमल के फूल जैसा है, जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है। पार्क में हरियाली का पूरा ध्यान रखा गया है, लाखों की संख्या में पेड़ लगाए गए हैं। इसके अलावा पार्क में एक म्यूजियम भी है जिसमें इन तीनों नेताओं के जीवन और विचारधारा का परिचय दर्शाया गया है। ये लखनऊ का सबसे बड़ा तीसरा प्रमुख पार्क है। जनेश्वर मिश्रा पार्क और अंबेडकर पार्क के बाद ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल के रूप में तैयार हुआ है। उत्तर प्रदेश में पार्कों को लेकर राजनीतिक संघर्ष भी रहा है। मुलायम सिंह यादव के समय में लोहिया पार्क, मायावती के समय में अंबेडकर पार्क और अखिलेश यादव के कार्यकाल में जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाए गए थे। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में ये पार्क तैयार हुआ है। आगे हम आपको कुछ और बताएं, इससे पहले आप सुनिए कि आज के कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। 25 दिसंबर का ये दिन देश की 2 महान विभूतियों के जन्म का अद्भुत सुयोग लेकर भी आता है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी, इन दोनों महापुरुषों ने भारत की अस्मिता, एकता और गौरव की रक्षा की और राष्ट्र निर्माण में अपनी अमिट छाप छोड़ी। आज
लखनऊ की ये भूमि एक नई प्रेरणा की साक्षी बन रही है। इसकी विस्तार से चर्चा करने से पहले मैं देश और दुनिया को क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूं। भारत में भी करोड़ों ईसाई परिवार आज उत्सव मना रहे हैं। क्रिसमस का ये उत्सव सभी के जीवन में खुशियां लाए, ये हम सभी की कामना है। आपको बता दें 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही उत्तर प्रदेश में अपने बड़े नेताओं को समर्पित एक स्मारक या पार्क की योजना बनी थी। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का मानना था कि लखनऊ में जनसंघ के संस्थापक सदस्यों की स्मृति में एक बड़ा पार्क होना चाहिए। इसी सोच के तहत राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाया गया। लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही इतने बड़े पार्क का निर्माण नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से पहले मायावती और अखिलेश यादव की सरकार में भी बड़े पार्कों का निर्माण हो चुका है, जो आज भी राजधानी की शान बने हुए हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो मायावती की सरकार की, तो गोमती नदी के किनारे 108 एकड़ में अंबेडकर पार्क बनाया गया। इसे बनाने में 700 करोड़ रुपए की लागत आई। पार्क को बनाने में राजस्थान के वलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। 40 पत्थरों के हाथियों को बनाने के लिए 40 लाख रुपए की लागत आई। वहीं अब सपा सरकार में बने पार्कों की बात करें तो मुलायम सिंह सरकार में गोमती नगर में 76 एकड़ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क और अखिलेश यादव सरकार में 376 एकड़ में जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाया गया। दोनों पार्क लखनऊ शहर के बीचों बीच में स्थित हैं और जनता के लिए भी काफी उपयोगी साबित हो रहे हैं। आपको बता दें अखिलेश यादव की सरकार में बना जनेश्वर मिश्रा पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। इस पार्क की आधारशिला 6 अगस्त 2012 को रखी गई थी। जनेश्वर मिश्रा पार्क करीब 376 एकड़ में फैला है। समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की स्मृति को समर्पित है। लागत करीब 300 करोड़ रुपए है। लंदन के हाइड पार्क की तर्ज पर विकसित है। 30 एकड़ में झील, 5 किलोमीटर लंबा जॉगिंग और वॉकिंग ट्रैक है। देखा जाए तो लखनऊ की धरती पर हर सरकार ने अपने विचारों और विकास की पहचान छोड़ी। समाजवादी सरकार में जनेश्वर पार्क, बसपा सरकार में अंबेडकर पार्क और अब भारतीय जनता पार्टी सरकार में राष्ट्र प्रेरणा स्थल। पहले इन जगह को कूड़ा चौराहा कहा जाता था, लेकिन अब ये एक राष्ट्र प्रेरणा स्थल बन गया है। ये पार्क सिर्फ हरियाली नहीं बल्कि राजनीतिक विचारधारा और इतिहास के जीते जागते दस्तावेज हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि नया प्रेरणा स्थल आने वाली पीढ़ियों के लिए कितनी बड़ी प्रेरणा बन पाता है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। बांग्लादेश में हिंसक भीड़ ने 27 साल की दीपू चंद दास की निर्मम हत्या कर उसे मौत के घाट उतार दिया। दीपू दास की हत्या केवल एक हिंदू की हत्या नहीं, बल्कि ये बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की, खासकर हिंदुओं के शोषण का सबूत है। आपको बता दें बांग्लादेश में 18 दिसंबर से लगातार हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार जारी है। दीपू दास की हत्या के बाद भी कट्टर उपद्रवी अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। यूनिस सरकार में हो रहे इस उत्पीड़न के खिलाफ कई देशों में हिंदू संगठन आवाज उठा रहे हैं। भारत में दिल्ली से लेकर भोपाल, मुंबई और कोलकाता तक जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी बेलगाम हो चुके हैं और चुन चुन कर अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। एंटी इंडिया नैरेटिव और हिंदू विरोधी अभियानों के माध्यम से बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। दीपू चंद्र दास की तरह बांग्लादेशी हिंदुओं को मारा और जलाया जा रहा है। वहीं बीते दिन भी उपद्रवियों ने 3 हिंदू परिवारों को उनके घरों में बंद करके आग लगा दी। हालांकि पीड़ितों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। ऐसे में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म और अत्याचार की तस्वीरें हर हिंदुस्तानी को गुस्से में ला रही हैं। विश्व हिंदू परिषद ने देश भर में विरोध प्रदर्शन और मार्च निकाला। दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में विरोध प्रदर्शन किए गए। दिल्ली में
बीएचपी कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेशी उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया और भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश भी की। वहीं कोलकाता में भी बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बीएचपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। पश्चिम बंगाल में हिंदू संगठन के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई की गई, जिसकी कड़ी निंदा भी की गई। जी हां, बांग्लादेश के बाद अब पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। भगवा कपड़े पहनने या भगवा झंडा लिए लोगों को ममता बनर्जी की पुलिस द्वारा बर्बरता से पीटा जा रहा है। ये घटना बांग्लादेश में हो रही है, हिंसा जैसी है, लेकिन ये भारत के ही पश्चिम बंगाल में हो रही है। कोलकाता में साधु संतों और अन्य हिंदुओं को पीटा गया, केवल इसलिए कि वे बांग्लादेश में जलाए जा रहे हिंदुओं की आवाज उठाने आए थे। पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें सामने आई, वे सोचने पर मजबूर करती हैं कि भारत में बांग्लादेश के कितने हमदर्द हैं। क्या ऐसी सरकार भी है जिन्हें हिंदू, उनके प्रतीक चिन्हों और उनकी आवाज से नफरत है? आपको बता दें, ममता बनर्जी पर हिंदू विरोधी होने के कई आरोप लगे हैं। उन्होंने भजन गाने से रोक लगाई, विश्वकर्मा पूजा की छुट्टियां रद्द की, ईद की छुट्टियां बढ़ाई और मंदिरों में प्रवेश पर बैन लगाया। इसके बावजूद उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ नारे लगाने वाले प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाईं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की राह पर चल पड़ा है? क्या बंगाल में भी सरकार को हिंदू पहचान से नफरत है या हिंदू होना अब गुनाह हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल अब मिनी बांग्लादेश बनता जा रहा है? जी हां, ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये भी आइए हम आपको बता देते हैं। दरअसल एक समय था जब भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छे संबंध हुआ करते थे। भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश बनाने में अहम योगदान दिया था, लेकिन आज बांग्लादेश के कुछ लोग भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। बांग्लादेश की कुछ हरकतें उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। वहीं बंगाल में हुई इस घटना का भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। सुनिए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय पर निरंतर हो रहे आक्रमणों से निश्चित रूप से सभी भारतीय चिंतित हैं और आहत हैं। हिंदू समाज पर हो रहे टारगेटेड आक्रमण से भारत के अंदर भी हिंदू समाज के लोग बहुत आहत और आक्रोशित भी हैं, और इसके लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन देश में जगह जगह देखने को मिला। परंतु बहुत दुख की बात है कि वो इंडी गठबंधन जो शायद अपना आदर्श इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म को मान चुका है, अर्थात घुसपैठिया संरक्षक और सनातन धर्म विध्वंसक, इंडी गठबंधन के राज्यों में असंवेदनशीलता बहुत गंभीर रूप धारण करती जा रही है। आज पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हिंदू संगठन के लोगों के द्वारा किए जा रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के ऊपर पश्चिम बंगाल की सरकार ने, पश्चिम बंगाल की पुलिस ने बर्बर कार्रवाई की है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हैं। आपको बता दें, बांग्लादेश में जो हुआ उसकी पूरे देश में काफी आलोचना हो रही है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और दीपू दास की मॉब लिंचिंग के खिलाफ नारेबाजी की। नेपाल में भी हिंदू संगठन बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ आक्रोशित हैं। काठमांडू में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में आवाज उठाई। इतना ही नहीं, नेपाल सरकार से मांग की गई कि बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों को सुरक्षा नहीं दी जाती है तो बांग्लादेश के राजदूत को डिपोर्ट किया जाना चाहिए। जाहिर है 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ था। इसके बाद से अल्पसंख्यक खासकर हिंदू समुदाय टारगेट पर हैं। अगस्त 2024 से जनवरी 2025 तक बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ 2200 से ज्यादा हिंसक घटनाएं हुई। इस दौरान 23 हिंदुओं की हत्या की गई और 152 हिंदू मंदिरों पर हमले किए गए। हालांकि ये केवल वे मामले हैं जिन्हें बांग्लादेश पुलिस ने दर्ज किए हैं। सैकड़ों
रोजाना हिंदू उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। दीपू दास का मामला उनमें से एक है। 18 दिसंबर को उस्मान हादी की मौत के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए। सवाल यह है कि कट्टरपंथ की राह पर बढ़ते बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। देश में इन दिनों लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भारत में न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी क्यों है? क्या वो सिर्फ कानून देखती हैं या सिर्फ ताकत, सत्ता और पहचान भी? आज हम ऐसे ही सवाल उठा रहे हैं क्योंकि देश के सबसे जघन्य और हाई प्रोफाइल अपराधों में से एक अजीबोगरीब सा पैटर्न बार बार सामने आ रहा है। जी हां, पहले अपराध, फिर जांच, फिर सजा और इसके बाद राहत। लेकिन ये राहत पीड़ितों को नहीं बल्कि आरोपियों को मिल रही है। दरअसल भारतीय न्याय व्यवस्था में लंबी कानूनी प्रक्रिया और अपील का अधिकार कानून का हिस्सा है, लेकिन जब गंभीर और हाई प्रोफाइल मामले में आरोपी या दोषी व्यक्तियों को बार बार जमानत या अन्य राहत मिलती है तो इससे न्याय व्यवस्था पर सवाल उठने स्वाभाविक हैं। दादरी लीचिंग से लेकर उन्नाव रेप केस तक कई मामले में यही पैटर्न देखने को मिला है। पहले जांच, फिर सजा और इसके बाद अपील के दौरान राहत। इसीलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या न्याय अब ताकतवरों के लिए आसान और पीड़ितों के लिए कठिन होता जा रहा है? क्या सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है? क्या आरोपियों के साथ? आज की ये रिपोर्ट खबर नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था के सामने खड़े कुछ बेहद असहज सवाल हैं। देखिए रिपोर्ट। आपको बता दें, साल 2015 में उत्तर प्रदेश के दादरी के हिशागढ़ गांव में मोहम्मद खलनायक की गौ हत्या के संदेह में भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना में उनका बेटा भी गंभीर रूप से घायल हुआ था। पुलिस जांच में 19 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें कई स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं या यूं कहें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे। फॉरेंसिक जांच में यह साफ हुआ कि अखलाक के घर में बीफ नहीं बल्कि मटन था, जिसके बाद 2018 में अदालत ने कुछ आरोपियों को दोषी ठहराया, लेकिन अपील के दौरान कई आरोपियों को जमानत मिल गई। 2025 में घटना के लगभग 10 साल बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में मुकदमा वापस लेने की याचिका दायर की। हालांकि सूरजपुर जिला अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया। अखलाक के परिवार ने सरकार के इस कदम का विरोध करते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे हाईकोर्ट का रुख करेंगे। परिवार का आरोप है कि राजनीतिक दबाव के चलते ये कोशिश की गई। वहीं मॉब लिंचिंग के अन्य मामले में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। झारखंड के रामगढ़ लिंचिंग केस में दोषियों को जमानत मिलने पर केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा द्वारा उनका स्वागत किए जाने पर विवाद हुआ था। दादरी मामले में भारतीय जनता पार्टी के विधायक संगीत सोम को सरकारी आदेश उल्लंघन का दोषी ठहराया गया था, लेकिन आगे की कार्रवाई सीमित रही। विल्किस बानो केस की बात करें तो 2002 में गुजरात दंगों की पीड़ित विल्किस बानो के मामले में 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने रिमिशन के आधार पर रिहा कर दिया। रिहाई के बाद कुछ लोगों द्वारा दोषियों का सम्मान किए जाने पर भी बाहरी विरोध हुआ। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया और सभी दोषियों को फिर से जेल भेजने का आदेश जारी किया। वहीं इन केसों के अलावा इन दिनों एक और मामला दोबारा सुर्खियों में आ गया है और वो है उन्नाव रेप केस। जी हां, 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को आरोपी बनाया गया था। पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हुई थी और परिवार पर हमले के आरोप लगे थे। 2019 में दिल्ली की अदालत ने सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुना दी थी, लेकिन दिसंबर 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की अपील पर सुनवाई के दौरान उनकी सजा को निलंबित करते हुए जमानत दे दी। हालांकि दोषियों को सजा मिलने के बाद भी अपील में जमानत मिलना अब आम सी बात हो गई है। जैसे 2019 में हरिओम नामक आरोपी को जमानत मिली, जो जेल में अपराधियों का नेटवर्क बना चुका था। ऐसे में सवाल है कि क्या न्याय व्यवस्था कमजोर पड़ती जा रही है? पीड़ित परिवार आज भी डर के साए में जी रहा है, जबकि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। ये राहत दोषियों को मिल रही है, लेकिन पीड़ित को न्याय कब मिलेगा? दादरी, उन्नाव, बिल्किस बानो, अलग अलग राज्य, अलग अलग अपराध, लेकिन पैटर्न एक। क्या सरकारों की
जिम्मेदारी सिर्फ सत्ता चलाने तक सीमित है या पीड़ितों के साथ खड़े होने की भी है? आज सवाल यह है कि क्या न्याय आखिर किसके लिए है? खैर, जाते जाते आपको आज के अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया। सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तेवर बेहद सख्त था। संदेश बिल्कुल साफ था, कानून तोड़ने वालों के लिए कोई राहत नहीं। माफिया हो या अवैध अतिक्रमण, सरकारी जमीन पर कब्जा किया हो तो बुलडोजर तय है। सदन में मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था, विकास, रोजगार और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष को घेरा और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध अतिक्रमण खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई। उन्होंने साफ कहा कि सरकारी जमीन गरीबों के लिए है, माफियाओं के लिए नहीं। किसी भी पौराणिक स्थल, सार्वजनिक संपत्ति या सरकारी भूमि पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध निर्माण हुआ तो बुलडोजर चलेगा और उसे कोई रोक नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विपक्ष पर भी तीखा प्रहार किया। बांग्लादेश में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए उन्होंने हिंदू युवक दीपक चंद्र दास की हत्या का मुद्दा उठाया और सवाल किया कि गाजा के मुद्दे पर आवाज उठाने वाले बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर चुप क्यों हैं? कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हो रहे, बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं और आम जनता मानती है कि प्रदेश में कानून का राज है। वहीं विकास के मोर्चे पर मुख्यमंत्री ने 2017 के पहले और आज के उत्तर प्रदेश की तुलना की। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में 22 एक्सप्रेस वे हैं, देश के 60% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में हैं। सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क, सबसे ज्यादा मेट्रो और एयरपोर्ट भी उत्तर प्रदेश में है। जेवर एयरपोर्ट जल्द ही संचालन में आने वाला है। रोजगार को लेकर उन्होंने कहा कि अब बिना घूस के पारदर्शी तरीके से भर्तियां हो रही हैं। नकल माफिया के खिलाफ भी उसी सख्ती से कार्रवाई की जा रही है जैसे अपराधियों के साथ होता है। कुल मिलाकर योगी सरकार का संदेश दो टूक है कि कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई, आम जनता के लिए सुरक्षा और प्रदेश के लिए तेज रफ्तार विकास जरूरी है। बुलडोजर नीति से लेकर निवेश तक उत्तर प्रदेश सरकार अपने एजेंडे पर पूरी तरह मजबूती से आगे बढ़ती दिख रही है। तो आज की खबरें अब तक में आपने देखा, लखनऊ में विचारधाराओं की पहचान बनता राष्ट्र प्रेरणा स्थल, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और उस पर देश भर में आक्रोश, न्याय व्यवस्था पर खड़े होते सवाल और उत्तर प्रदेश विधानसभा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ और सख्त संदेश। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी चैनल पर, इसी समय। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।